तो 7√5। अब इसको हमको प्रूव करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हमने इसको मान लेना है बराबर a/b। जैसे कि हमने कल कहा था कि मान ले p/q, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में एक्सप्लेन की जा सकती है, तो इसलिए हमने चाहे p/q मान लेना। कल पहला वाला सवाल हमने p/q पर ही लगाया था, और अब मान लेते हैं a/b। 7√5 बराबर a/b। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तिर्यक गुणा उड़ा नहीं कहीं बताया जाएगा स्कूल में, कोचिंग में, वहां से हम सीधे यही कहेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब अंश से हर का गुणा, अंश से हर का गुणा। और इसका हर कितना है? 7√5 का। हमने कहा इसका हर कितना है, तो इसका हर b है। नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, लेकिन इसका हर कितना है? एक रहेगा। जिसका बटा कुछ नहीं होता है उसका बटा 1 होता है, ये बताया गया है, लेकिन सभी के दिमाग में नहीं है, किसी के भी दिमाग में नहीं है। और ये बताए हैं हम 20 बार कि जिसका बटा कुछ नहीं होता है उसका बटा 1 हमेशा छिपा रहता है। अब इसका तिर्यक गुणा होगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, अंश से हर का और अंश से हर का। अब यहाँ पर ध्यान देना, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बीच बीच में जहाँ कंफ्यूजन आगे सवाल में होता है उसको भी बता दे रहे हैं। इसमें दिक्कत कभी कभी सवाल लगाने में क्या होता है कि जैसे लिखा है 2/5 बराबर a/b, और एक सवाल लिखा है 4/3 धन 6/8। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होना है लगाने के लिए, और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होना है लगाने के लिए। अब जब कोई टीचर या मैं जब इसको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम बताएंगे ऐसे गुणा करना है, लेकिन इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बताएंगे तब हम कहेंगे कि ऐसे गुणा होगा। मतलब कि अंश का हर से, अंश का हर से, हर और हर का। लेकिन जब इसका गुणा बताएंगे तो केवल अंश से हर का और अंश से हर का करेंगे, यानी हर और हर का गुणा इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बीच में बराबर लगा है। जब बीच में बराबर लगा रहेगा और हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा तब हम हर और हर का गुणा नहीं करेंगे। लेकिन अगर बीच में प्लस लगा है या माइनस लगा है तो हर और हर का भी गुणा करना पड़ेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बीच में बराबर लगा, इसलिए केवल अंश और हर का गुणा होगा। तो 7√5 में b का गुणा होगा, तो 7√5 में b का गुणा करने कितना आएगा, कोई बता सकता है? 7√5 में अगर b का गुणा करें तो कितना आएगा? अच्छा, अगर हम कहें 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 4√20। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब अगर हम कहें कि 7√5 में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? हमें नहीं कहें, तुम बताओ कितना आएगा? 35। और कोई? पहली चीज तो बताना सीखो। गलत तभी होगा जब बताओगे, और जब गलत होगा तभी सही चीज जान पाओगे। इसलिए बोलना सीखो। गलत है तो गलत ही सीखने के लिए यहाँ पर आए हो। अगर सब कुछ सही हो जाए तो कहीं यहाँ पर आइबे करते। गलत को सही करने के लिए आए हो तो बताओ, कम से कम गलत पता तो चले हमको कि यहाँ कहाँ तक गलत है, कितना गलत है, कितना कैपेसिटी है। अब कल से ही मैं इस तरह का सवाल समझा रहा हूँ परिमेय संख्या करने वाला, लेकिन अभी तक तुम लोगों को ये चीज नहीं पता हुआ कि इसका और इसका गुणा करने क्या आएगा। कारण उसका क्या है कि जब मैं बताते जा रहा हूँ, तुमको अगर नहीं पल्ले पड़ा तो तुम उसमें देखोगे नहीं कि हाँ ये कैसे आया, ना तो पूछोगे कि कैसे आया। यही कारण है कि सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब हम थोड़े जान रहे हैं कि तुमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, अगर तुम बताओगे तब हम जान पाएंगे कि नहीं आ रहा है। अब 7√5 में b का गुणा करेंगे, बताओ, नहीं पता है। अगर संख्या लिखी होती तो संख्या का हम पहाड़ा पढ़ लेते, लेकिन संख्या नहीं है, अब हम पहाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में जब अंक का और अक्षर का गुणा होता है तो अंक और अक्षर मिलकर के लिखा जाते हैं, वही आंसर हो जाता है। मतलब कि पहाड़ा इसमें नहीं पढ़ा जा सकता है, तो इस b को इसके साथ करके लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 7√5b। अब अगर कह रहा है
2a गुणे a का गुणा करने 2 का गुणा करने पे आएगा, यानी 2a में अगर 2 का गुणा करें तो अगर अंक अंक है तो हाँ तो अंक का तो गुणा हो जाएगा, लेकिन अक्षर वही से उतर जाएगा उसके साथ। तो 2 दूना तो हो गया 4 और a का कोई हल गुणा निकलेगा नहीं, तो 1 इसके साथ वैसे लिखा जाएगा। ये गुणा का प्रक्रिया होता है। अब बताओ, कल से ये चीज जो है नहीं पता, नहीं समझ में आ रही, कल से यही सवाल हम बता रहे परिमेय संख्या तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, लेकिन अभी तक ध्यान में नहीं आया। तो अब तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√5 का b में गुणा होगा, तो ये 7√5b वैसे रह गया। ये बराबर है, बराबर वही से उतर गया। अब a में 1 का गुणा करेंगे, यानी a का पहाड़ा एक बार पढ़ा जाएगा तो कितना आएगा, a ही आएगा। जब हम a में 1 का गुणा किए तो a एकन्नम a, 1 में गुणा करेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होना है, वो वही रह गया। अब इतना चीज हमको मिल गया, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी घात 2 लगा देंगे। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होता है, कोई बताएगा? के ऊपर जिम्मेदारी होता है, डांट भी वही तो पाता है ना भाई। जिम्मेदारी है तो काम करेगा, और काम करेगा तो गलती उसी से होगा जो करेगा, तो डांट भी उसी को मिलेगा जो करेगा। जो करबे नहीं करेगा उसको मालूम है, तो जो आदमी है वो उससे कहबे नहीं करेगा कि काम करो, क्योंकि वो जानता है ये तो करबे नहीं करेगा। तो जब वो करेगा नहीं तो डांट पाएगा नहीं, है ना। तो जब जो जवाब देता है सवाल उसी से पूछा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जवाब देगा चाहे भले गलत ही दे। और जिसको हमको मालूम है कि ये बोलबे नहीं करेगा तो उससे हम पूछबे नहीं करेंगे। कारण क्यों, जानते हैं कि पूछेंगे भी तब भी ना तो घूम कहेगा ना तो गा कहेगा, तो इसलिए पूछते ही नहीं है। जबकि ये बहुत बड़ी बीमारी एक है कि ना बोलना कोई चीज पूछने पर। मेरे कहने का मतलब ये है कि ना बोलना एक बहुत बड़ी बीमारी है। कारण है कि नहीं बोलने से पहला चीज तो आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। अगर सही भी चीज जानो तो संकोच के चक्कर में वो भी नहीं बता मिलता। मान लिया 2 गुना 4 होता है, बोलने का आदत नहीं, पहली चीज तो ना बोलते बोलते मन में हीन भावना बैठ जाएगा। क्लास में खड़े होकर के तुम नहीं बोलोगे, भले 2 गुना 4 तुमको आए, लेकिन खड़े होकर के तुम बोलोगे नहीं। कैसे बोले, अपने लड़के बैठे हैं खड़े होकर हम 2 गुना 4 बताएं, तो बोल देते हैं सर। और मेरे कहने का मतलब है कि गलत होता है स्टूडेंट से, क्या टीचर से नहीं गलत होता है। अगर सारा दुनिया विद्वान हो जाए तो मास्टर कहाँ बढ़ेगा, और कोई लड़का क्यों सीखने जाएगा? जब सब कुछ आता है उसको तो काहे वो सीखने आएगा। अगर कोई ये कहता है तुमको कुछ नहीं आता, अगर टीचर कह रहा है चलो वो समझा रहा है ठीक है तुमको कुछ नहीं आता है, डांट रहा है, लेकिन अगर सहपाठी कह रहा है तुमको कुछ नहीं आता है, तब सीधे उससे ये सवाल पूछो तुमको कितना आता है। जब तुमको सब आता है तो क्या करने आए हो पढ़ने। बस फर्क इतना ही है कि हमको थोड़ा कम आता है, तुमको थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन आता तुमको भी नहीं है और आता हमको भी नहीं है, इसीलिए हम लोग पढ़ने आते हैं। और अगर आता है तुमको सब कुछ तो चलो इंटर में पढ़ रहे हो, BSc किताब लगा के दिखाओ, नहीं लगा पाएगा। सीधा जाओ, जब हम बस इतना ही फर्क है कि हमको थोड़ा कम आता है और तुमको थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन आता तुमको भी नहीं है और आता हमको भी नहीं है। और अगर ज्यादा आता है तो चलो सर जी के पास, अब 5 के सवाल पूछ लेना ही है, भले हाई स्कूल में पढ़ा हो। तो अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब होता है घात 2 लग जाएगा, यानी इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, यानी 7√5b ये हो गया वर्ग, यानी घात 2 लगा देगा। और बराबर a पर भी घात 2 लगा देना, दोनों पक्षों का वर्ग, यानी LHS ये है, ये RHS, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों के वर्ग लग गया। अब वर्ग लगने पर क्या होता है कि किसी भी संख्या पर अगर वर्ग लगता है तो उसका गुणा 2 बार हो जाता है। जैसे 5 पर अगर घात 2 लगा है तो 5 गुणे 5, 9 पर घात 2 लगा है तो 9 गुणे 9। तो जब इस पर भी घात लगा है तो इसका भी गुणा कितने बार होगा? 2 बार होगा। तो ये पूरे पर लगा है, यानी 7 का भी गुणा 2 बार होगा, √5 का भी गुणा 2 बार होगा, और b का भी गुणा 2 बार होगा। तो 7 का गुणा जब 2 बार होगा तो 7 सते 7 का जब वर्ग हुआ स्क्वायर हुआ 7 स्क्वायर तो बराबर कितना आया? अरे महाराज काहे हमारा नाक कटाने शुरू कर
7 सते 42 होता है। अरे बाहर जो सुन रहा है वो भी कहेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर जी, और क्या पढ़ते हैं लड़के का महाराज। अरे महाराज 7 सते कितना होता है? 7 का पारा, 7 का पारा नहीं आ रहा है। अरे 7 सते कितना होता है भाई? 49 42 बता रहे, 14 बता रहे। 7 से 7 ही रहना चाहिए। छक्के बताए थे। नहीं तो छक्के नहीं बताना चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ 7 का वर्ग यानी 7 सते। नहीं 7 सते होगा, वर्ग लगा है तो 7 सते 49 हो गया। तो 7 का वर्ग लगा है तो 7 सते 49। जब हम पूछे हैं कि 7 सते बताओ तो 12वां वाला देख करके हंस रहा था। जी सर, वो उसके 42 भाई लगता है सर। हाँ वो ठीक है, कोई भी लगाओ, लेकिन अब ये 7 सते ना बता पाने वाला कौन सा बीमारी है? अरे चलो ये सवाल ना ये कंफ्यूज हो गया ना कि 7 का 7 की बताना कि उसका नहीं, तो मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ ना कि 7 सते 7 सते 7 सते। हमें थोड़ा कहेंगे 7 और 7 कितना हो गया, हमने कहा 7 सते कितना हुआ। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना चाहिए। दिमाग इधर उधर रहता है तो वो कहो कुछ दूसरा और सुनाई कुछ दूसरा पड़ता है। कॉमनली कोई चीज ऐसा होता है 7 7 कितना, 7 7 कितना, 7 7 कितना, ऐसे 10 बार पूछ लो, बीच में पूछो 7 सते कितना तो कह देगा 14। यस सर। है ना? ऐसे कहो 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 बच्चे कितना तो करेगा 10। ये होता है। इसको मैनिपुलेट हो जाएगा। हाँ वो कंसल्टेट इसको कहते हैं, जानते हो क्या? हिप्नोटाइज। तो बार बार यही चीज को फीड करते रहो, दिमाग उसी चीज में एकदम फिक्स हो जाता है। कहोगे कि दूसरा उसको सुनाई पड़ेगा वही। अरे दिन रात अब भाई एक आदमी चाकू पकड़ा दो तो रोज मारो आदमी, रोज मारो आदमी, तो अगर कहीं तो बीच में किसको बचाना है तो मार डालेगा, क्योंकि उसके समझ में आएगा बचाना मतलब मारना, रोज वही करते हैं, आज भी वही काम है। तो अब हमने वर्ग कर दिया तो 7 का वर्ग हुआ 7 सते 49। और जब अंडर रूट 5 का वर्ग किए हैं तो अगर किसी संख्या पर अंडर रूट लगा है और उस पर अगर स्क्वायर लग गया तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, केवल वो संख्या बचती है। तो अब जब अंडर रूट 5 का स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, बचेगा केवल 5। अब जब 5 बचा तो ऐसे हम 5 को लिख देंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। 7 और 5 के बीच में, 7 और अंडर रूट 5 के बीच में गुणे का निशान छिपा हुआ है और ये स्क्वायर अंडर रूट कट गया, खाली 5 बचा। और अंडर रूट 5 और b के बीच में भी गुणे का निशान छिपा है। सर पता कैसे चलेगा? बता रहे हैं ना कि छिपा रहता है। भाई ना बताते तब पूछो ना कि कैसे पता चलेगा, हम तो बता रहे हैं कि छिपा रहता है, तो अब जान जाओ कि छिपा रहता है। हाँ हमेशा अगर दो संख्याओं के बीच में, अब जैसे मान लिया 12 लिखा है तो अब ये मत दिमाग लगाना कि 12 लिखा है तो 1 और 2 के बीच में गुणा का निशान है, ऐसे नहीं। मैंने कहा कोई एक पूरी संख्या, हाँ जैसे 25 लिखा है और 25 फिर लिखा है, तब दोनों के बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो बुरा लगा रहेगा। और पहली बात, अगर 25 और 25 ऐसे लिखा रहेगा तो पहले चीज तो ये एक संख्या बन जाएगा, ऐसा कहीं लिखेगा ही नहीं। अगर लिखेगा तो या तो वो यहीं पर इंटू लगा देगा यानी पॉइंट, इसका मतलब भी गुणा होता है, और या तो वो गुणा या जोड़ या घटाना या भाग कुछ निशान जरूर लगाएगा। ऐसा सिचुएशन कहाँ आता है? जब एक अंक हो और एक अक्षर हो, यानी अंक को कहा जाता है अचर राशि और अक्षर को कहा जाता है चर राशि। जब अचर और चर दोनों हो तब वहां ये सिचुएशन होता है, जैसे 2 और a अंक और अक्षर है, तब यहाँ पर समझा जाता है कि दोनों के बीच में गुणे का निशान है। तो अब ये अंडर रूट 5 का जब वर्ग हुआ तो अंडर रूट और स्क्वायर कट गया तो बच गया 5। अब सवाल यहाँ पर ये आ सकता है कि अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर हुआ तो अंडर रूट हुआ कटा का है। बताओ हमने किस बेस पर कह दिया कि अंडर रूट कट जाएगा? घात 2 का मतलब होता है 2 बार गुणा। तो जब अंडर रूट 5 का 2 बार गुणा हुआ यानी अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, तो हमने बताया था कि अंडर रूट के बाहर वाले का अंडर रूट बाहर वाले से गुणा होता है और अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा होता है, तो 55 25 यानी कि ये हो गया अंडर रूट 25। और अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अगर 4 पर अंडर रूट लगा है तो इसका मान हो गया 2,
अगर 9 पर अंडर रूट लगा है तो इसका मान हो गया 3। अगर 100 पर अंडर रूट लगा है तो इसका मान हो गया 10। अगर 64 पर अंडर रूट लगा है तो इसका मान हो गया 8 और अंडर रूट हट जाता है। मान लगा दे तो अंडर रूट हट जाएगा ना। हाँ, जब मान हम लिख देंगे यानी वर्गमूल निकाल लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा है अंडर रूट 2 तो इसका वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा, इसलिए इसका अंडर रूट हटेगा ही नहीं। लेकिन अगर लिखा है अंडर रूट 4 तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और तब अंडर रूट हट जाएगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन यहाँ बनी 25 तो 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 बराबर 5। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर क्या अंडर रूट लगा है? नहीं लगा है ना। यानी कि अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर हुआ तो सॉल्व करके कितना बचा? 5। इसलिए डायरेक्टली हम कह देते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट कट गए तो केवल बच गया 5। ये प्रोसेस पूरा यही डायरेक्ट नहीं है, ये कितना प्रोसेस है तब वो गायब होता है। लेकिन हम केवल आसानी के लिए थोड़ा बता देते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, ये कहीं कोचिंग तुमको बताएगा ही नहीं और ना तो किसी स्कूल में बताएगा कि स्क्वायर और अंडर रूट को काट दो, क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स की पूरी दुनिया की किताब में कहीं ये नियम है ये नहीं है कि स्क्वायर और अंडर रूट को काट दो। हाँ, ये लिखा रहेगा कि वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन ये नहीं लिखा रहेगा कि स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा। ये केवल आपके समझने के लिए, आसानी के लिए हमने बता दिया है कि तुमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। अगर अंडर रूट 225 लिखा है, सॉरी अंडर रूट 25 का स्क्वायर लिखा है तो तुम ज्यादा जोड़ घटाना कुछ ना करो। अगर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर और अंडर रूट को गायब कर दो एक साथ और खाली 25 लिख दो, यही आंसर हो गया। इसलिए बता देते हैं, थोड़ा वो इजी हो जाता है एक लाइन, लेकिन कारण उसका ये है, इतना बड़ा प्रोसेस है कि लास्ट में अंडर रूट लगाना पड़ता है। तो अब इसका अंडर रूट और स्क्वायर गायब हो गया, केवल 5 बचा। और b का स्क्वायर जब लगा तो अभी बताओ b और b का जब गुणा हुआ तो क्या आया? b और b का जब गुणा होगा तो b स्क्वायर आएगा। अब b और b को जब जोड़ेंगे तब 2b होगा, लेकिन अगर गुणा करेंगे तो ऊपर वाला जुड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर बीजीय व्यंजक यानी कि ABCDEFGH, इसको बीजीय व्यंजक कहते हैं, ये बीजगणित की भाषा है। इसमें जो प्रयोग हुआ है ये अलजेब्रा का, ये सब प्रयोग हुआ है बीजगणित का। तो बीजगणितीय व्यंजकों का जब गुणा होता है तो अगर उसमें आधार बराबर है तो घातांक जोड़ लिए जाते हैं। जैसे b पर घात 2 लगा है, ये होता है आधार और ये होता है घातांक यानी बेस और पावर। तो अगर बीजीय व्यंजकों में उनका गुणा हो रहा है और अगर आधार बराबर है तो घातांक को जोड़ लिया जाता है। जैसे b गुणे b, अभी मैंने यही कहा, इस पर घात 1 छिपा है, इस पर भी घात 1 छिपा है, दोनों का आधार बराबर है b और b, कोई बदला नहीं है। तो b और b जब बराबर है और गुणा हो रहा है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ 1 और 1 2 यानी b की घात 2। लेकिन अगर ऐसा लिखा है b गुणे c तब ये भी बीजीय व्यंजक है, लेकिन क्या आधार बराबर है? नहीं, तब b और c हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर लिखा है c स्क्वायर गुना c स्क्वायर या c क्यूब, ऐसा लिखा है, तब देखो दोनों c है, आधार बराबर है और गुणा भी हो रहा है, इसलिए घातांक जुड़ जाएगा। यानी 3 और 2 5, यानी c की घात हो गई 5। समझ में आ रहा है? यानी गुणा में अगर आधार बराबर है तो घातांक जुड़ जाता है। लेकिन केवल बीजीय व्यंजकों का यानी अक्षर का ABCDEFGH का, तो इसी तरह से b का भी स्क्वायर लगा है यानी b गुणे b यानी बराबर b स्क्वायर, तो गुणे b स्क्वायर। अब इसका पूरा स्क्वायर का रूप हमने लिख लिया, अब बराबर a स्क्वायर वैसे रह गया। अब 49 और 5 का तो हम गुणा कर ही सकते हैं क्योंकि दोनों अंक है। तो 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 चौक 20 और 4 24 245 ये हो गया। और गुणे b स्क्वायर, अच्छा अभी हमने बताया था कि मान लिया 2 और b का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 2b आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा करने लायक है ये नहीं है, वो अंक वैसे उतर जाएगा, अक्षर वैसे उतर जाएगा। तो ऐसे ही जब 245 में b स्क्वायर का गुणा हुआ तो 245 b स्क्वायर वैसे हो गया और बराबर a स्क्वायर।
अब इससे हमको एक चीज पता चल रही है कि ए स्क्वायर से या 245 से ए विभाजित हो रहा है। 245 से ए स्क्वायर विभाजित हो रहा है। हमने कल बताया था सिद्ध करके सवाल में दोनों अलग अलग संख्याएं लिखा था और गुणा के रूप में था, तो हमने कहा था कि विभाजित हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर 245 से विभाजित होगा, इसलिए कल हमने ऐसा लिखा था ना 5a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो हमने लिखा था फिर कि b स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, ऐसा बताए थे कल, और कारण भी बताए थे। क्यों भूल गए हो तो उसमें कोई बात भी नहीं है। तो इसलिए a स्क्वायर 245 से विभाजित होगा। a स्क्वायर 245 से विभाज्य है, तो जब a स्क्वायर 245 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए a भी 2 से विभाज्य है। अब इसके बाद हम मान लेंगे a बराबर, अब थोड़ा सा शॉर्टकट में सवाल को लगा देना क्योंकि समय तुम लोगों का भी ज्यादा हो रहा है। अब हम मान लेंगे, तुम्हें लोग देर देर करने लगते हो भाई, तो हम क्या करें, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चीज जो है मेथड तुम लोगों को सिखा सके कम से कम समय में। अब वो तुम लोगों का विषय है। तो अब ए स्क्वायर 245 से विभाज्य है, तो जब 245 ए स्क्वायर से विभाज्य है तो ए स्क्वायर से अगर विभाज्य है तो ए से भी विभाज्य होगा। अब ए बराबर, अब हम मान लेंगे तो ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो 245 बी स्क्वायर वैसे रह गया और बराबर ए के जगह पर हो गया 5c, तो ए के जगह पर 5c और स्क्वायर वैसे ए पर स्क्वायर था इसलिए 5c पर भी स्क्वायर लग गया। अब 5c का जब स्क्वायर लगा तो 55 25 और c का स्क्वायर जब लगा तो पहाड़ पर नहीं पाएंगे, तो c स्क्वायर वैसे रह गया, यानी कि ये वाला तो वैसे रह गया, ये वाला बदल के इतना बन गया, तो ये 245 बी स्क्वायर वैसे रह गया और बराबर ये बदल के यहाँ हो गया, यानी 25c स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 25 यहाँ गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 245 बी स्क्वायर और बटे ये 25 यहाँ आ गया 25। अब बराबर ये सी स्क्वायर जो है यहीं पर बचा रह गया सी स्क्वायर। अब बराबर जब 25 से 245 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 25 से भी ये विभाजित नहीं हो रहा है, तब संख्या लो 45, यानी 5 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन जब 5 का स्क्वायर हो रहा है तो विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए दूसरी संख्या हमको लेनी पड़ेगी। हाँ, हम मान करके ये लगा सकते हैं कि दशमलव के बाद ये कट सकता है, दशमलव लगाने के बाद ये कट जाएगा। तो इसलिए 25 से जब हमने 245 में भाग किया तो हम लिख सकते हैं कि 25 से एक लाइन हटा दो यहाँ से बटे वाला, ये ज्यादा हो जाएगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ पर जो पहला स्टेप था, अब हम कह सकते हैं कि 25 245 को विभाजित कर रहा है, जैसा कि पहले सवाल में लिखे थे, यहाँ पर जब स्क्वायर आया था बन करके 25 245 को विभाजित कर रहा है, 245 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए गुणनखंड उभयनिष्ठ हैं, इसलिए अपरिमेय है।